ओम भ्रष्टाचाराय नमः कविता का सार लिखी। इसी भ्रष्टाचार से क्या है, तुम बड़े व्यक्ति बन जाओगे। यहाँ पर कुम्हार से माटी जो कहती है, यहाँ पर किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखेंगे। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो भी सेकेंड ईयर से थर्ड सेम के जितने भी मेरे बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज मैं नमूने का जो प्रश्न पत्र है, यानी किस प्रकार आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपके सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह से प्रश्न लिखना है, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी नमूने के प्रश्न पत्र के द्वारा। काव्य गंगा जो आपका है 2019 में पार्ट ए में जो आपका काव्य गंगा से संबंधित जो प्रश्न आपको पूछेंगे, वो क्या है, आपको वहीं से उन प्रश्नों के उत्तर लिखनी है। तो आपके लिए जो 2019 में प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, ओम भ्रष्टाचाराय नमः कविता का सार लिखिए। इस तरह से एक प्रश्न 2019 में पूछा गया था, तो उसका उत्तर इस प्रकार लिखना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न देंगे, 10 अंक के लिए 3 प्रश्न, उनमें से आपको सिर्फ 2 लिखना है। 2 आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, आपको उनमें से सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखनी है। जो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर पहले आप इस तरह से लिखिए। पहले पूर्व पीठिका, यहाँ पर जो ओम भ्रष्टाचाराय नमः जो कविता है, उसके कवि के बारे में आपको लिखना है संक्षिप्त में। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखना है, 10 अंक के लिए किस तरह से उत्तर लिखना है, मैं एक प्रश्न का जो उत्तर है उसके बारे में जानकारी दूंगी। इसी तरह हर एक प्रश्न के लिए आपको उत्तर लिखनी है। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर नायर केरला के प्रतिष्ठित कवि थे। डॉक्टर नायर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के स्नातकोत्तर एवं शोध विभाग में अध्यक्ष रूप में सेवा की थी। प्रस्तुत कविता मैं शक्ति हूं कविता संग्रह से ली गई है। इसमें आधुनिक देश का चित्रण करते हुए देश एवं समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, विषमता के युक्त वातावरण का चित्रण करने का प्रयास किया गया है। ये आप पूर्व पीठिका में लिखेंगे। और साथ ही 1990 के दशक में भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले तथा उन दिनों में सत्ता में रहे राजकीय नेताओं का चित्रण किया गया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी को समझाते हुए कहते हैं। तो ये पूर्व पीठिका है कि क्या आप इस पद्य से हमें क्या जानकारी मिलती है, इस तरह से कवि का परिचय देते हुए संक्षिप्त में आपको पूर्व पीठिका में लिखना है। इसके बाद आप उस कविता का सार लिखेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचाराय नमः जो कविता है उसके सार को पूछा गया है, तो आपको उसके सार को लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कविता में वो कहते हैं, रट लो जो भ्रष्टाचार का जो मंत्र है, रटो। कविता आपकी वहीं से प्रारंभ होती है। तो क्या है, रटो भाई इस भ्रष्टाचार का मंत्र, यानी 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं सदी का यह परम पवित्र मंत्र है। इस मंत्र के आगे भगवान शिव विष्णु कुछ भी नहीं। इसके चुंगल से ना दादा, गुंडे लोग या मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर के पुजारी, नेता, बंदूक, काले सफेद रंग के लोग, कुब्जा लोग, सन्यासी, अवर सचिव यानी सेक्रेटरी और वरिष्ठ सचिव यानी सीनियर सेक्रेटरी, मंत्र तंत्र करने वाले माता, पिता, संतान, छात्र सभी इस मंत्र का जाप और पालन करते हैं।
इस मंत्र की विशेषता यह है कि इसमें सत्य, संस्कार और कुल खानदान सब स्वाहा आहुति हो जाते। तो कलयुग का यह मंत्र लोक में, इस जगत में नाम कमाने की मंत्र है। जो भी संस्कार है वो सब भूल जाओ, अपनाओ इस भ्रष्टाचार रूपी संस्कार। अवसरवादी बनो, दूसरों के सामने स्वाभिमान छोड़ के झुको और अधिकारी वर्ग के गुलामी चपलूसी करो, तब तुम इस जगत को जीतने का मंत्र। यहां पर कवि बता रहे हैं कि उस जो सार है, यानी जो भ्रष्टाचार है, इसकी चुंगल से कोई नहीं बचा है। यहां तक माता पिता, भाई बहन और वरिष्ठ सचिव से, और क्या है यहाँ पर जो सचिव है, वरिष्ठ सचिव है, नेता लोग जो है, वैद्य जो है, कोई भी हो, इसके जाल में किस तरह से फंसा हुआ और किस तरह से इस मंत्र को वो जपता है। इसी मंत्र से दुनिया जो है, इस सारे समाज में ये मंत्र किस तरह से अपना जाल फैलाया हुआ है, इस सारी बातों के बारे में बताते हैं। तो आपको इस तरह से आपको लिखना है। जगत को जीतने का मंत्र, वो बताते हैं कि जगत को जीतने का मंत्र सीख कर बड़े व्यक्ति बनोगे, यानी इसी भ्रष्टाचार से क्या है, तुम बड़े व्यक्ति बन जाओगे। इसका भी जिक्र इन्होंने इस कविता में लिखा है। तो इस 4 अक्षर वाले मंत्र का परिणाम बुलंद है, आकाश को छूता है, तुम देश विदेश घूमोगे, हवाला के जरिए पैसे प्राप्त करोगे, देशद्रोह का काम करोगे, तुम्हारा व्यवहार विदेश तक पहुंच जाएगा, इससे तुम मालामाल हो जाओगे। फिर इससे पारिवारिक सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। झूठ, धोखाधड़ी, छल कपट वे वृद्धि होती है, यानी छल कपट में, कपटता में भी वृद्धि होती है। इस मंत्र के प्रभाव के कारण ही आज डीडीटी को चींटियां खाते हैं और गुड नाइट में तो मच्छर ज्यादा पलते हैं। भारतीयों के पवित्र, यानी भारतीयों के जो पवित्र नदी गंगा गंदी हो गई। नेतागण अपने स्वार्थ के लिए लोगों को विष खिला रहे हैं एवं तेल में घपला कर रहे हैं। फिर भी भारतीय मरता नहीं। निष्ठा, नैतिकता, जीवन मूल्य आदि इस कालकूट षड्यंत्रकारी के कारण बेकार और पुराना हो चला है। हे भारतीय, तुम क्यों परेशान हो? यही है आजकल का प्रसिद्ध राम मंत्र। ऐसे काम करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दे दे। उस व्यवहार के पड़े लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार करने से गरीबी मिट जाएगी। देखिए, फिर वो जो कविता में कहते हैं किस तरह से आज समाज में क्या है, मिलावट हो रही है, तेल में भी मिलावट हो रही है, और जो इंसान खाद्य पदार्थ जो खाता है उसमें भी जहर मिला हुआ है। सिर्फ इंसान अपने स्वार्थ के लिए क्या है, इंसान को ही क्या है, हानि दे रहा है। इसके चपेटे से कोई नहीं बचा है, भ्रष्टाचार के चपेटे से। फिर वो आगे कहते हैं कि देखिए, इसका जो जप करोगे, जो जप करता है वो देश क्या विदेश भी घूमेगा और उसका बिजनेस विदेश में भी फैल जाएगा और वहां पर भी वो क्या है, मालामाल हो जाएगा, उसका नाम क्या है, दुनिया में फैल जाएगा। ये सारी बातें जो इस कविता में करते हैं, ये सारों को आपको सार में लिखनी है। फिर आगे वो कहते हैं कि सामाजिक जीवन स्तर बदलेगा, हालात बदलेगी। तुम बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भ्रष्टाचार से संपादित पैसे की बदौलत से शराब पीकर मंद प्रकाश में नाच सकते हो। खेल खेल
सकते हो, खेल खेल सकते हो और रंग बिरंगी दुनिया में झूम सकते हो, रंग रलिया मना सकते हो। ये सब करने के लिए कवि आग्रह करते हैं कि पहले भ्रष्टाचार रूपी यंत्र को पहनना, उस यंत्र को प्लैटिनियम या सोने की कवरिंग से 101 बार लिखवा कर पहनो, क्योंकि ये कलयुग की मूर्ति है। इस मूर्ति की आवरण में तुम टिमटिमाती लाइट के नीचे नृत्य करते हुए नशाग्रस्त होकर, धीरे धीरे मंत्र मुग्ध होकर, कभी खुलकर कभी कपड़ों से भी मुक्त होकर रह सकते हो। इसके लिए कोई संयम नियम की आवश्यकता नहीं चाहिए, उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं और गायत्री मंत्र की भी आवश्यकता नहीं। इस भ्रष्टाचार रूपी मंत्र से तुरंत ही फल की प्राप्ति होगी। फिर देखिए यहां पर कहते हैं कि तुम, यानी फिर वो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि इसको भी आपको लिखना है, अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो वहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार से जो पैसा कमाया हुआ है, भ्रष्टाचार से जो पैसा कमाया हुआ है, उससे क्या है, किस तरह से वो नशे में डूब जाता है और क्या है, वो इस तरह से अपने चरित्र को बिगाड़ लेता है और उसके आगे पीछे उर्वशी जैसे कन्याएं भी घूमती रहती है और वे बताते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े 5 स्टारों में जाकर वो क्या है, अय्याशी भी कर सकते हैं इस पैसे के मद में, इसके अहंकार में। ये क्या है, गलत तरीके से कमाया हुआ धन है। फिर वो आगे भी ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए गायत्री मंत्र की आवश्यकता नहीं। फिर ये भी कहते हैं कि इसके लिए कोई नियम नहीं है और इसी तरह से क्या है, आपको जो इसका सार है वो लिखनी है। और आगे भी वो कहते हैं कि इसमें उन दिनों नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और चंद स्वामी नामक एक सन्यासी की सहायता से लोकसभा विश्वास मत हासिल किए थे। यहीं पर उस घटना का जिक्र भी करते हैं। इस कविता में जो ये जिक्र करते हैं कि किस तरह से क्या है, नरसिम्हा राव मंत्री यानी प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए किस तरह से स्वामी यानी चंद स्वामी ने उनकी सहायता की थी और विश्वास मत वो हासिल करके किस तरह से प्रधानमंत्री बने थे, इसका भी ये जिक्र किया है, तो उसको भी आपको लिखनी है। करते हुए इस मंत्र के बल पर ही खर्च अर्थात प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने, क्यों ना तुम भी इस मंत्र को आजमाओ। फिर वो कहते हैं कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री बने। फिर आगे कहते हैं कि जो इससे शिक्षा के क्षेत्र में भी तुम इन्हीं व्याख्याता से क्या है, प्रोफेसर से विभाग अध्यक्ष बनोगे, समस्त भूमंडल का भ्रमण कर सकते हो, यानी समस्त भूमंडल का भ्रमण कर सकते हो। भ्रष्टाचार करने वाले में कोई जात पात का, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं। साम्यवादी अर्थात समाजवादी का भव्य तारा लगाओ, पूरी जगत इसी सहारे चल रहा है, इसीलिए तुम भी इस मंत्र को अपनाओ। इसी की क्या है बदौलत तुम आसमान को छू सकोगे। तुम्हारे रहन सहन, वेश भूषा देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। राधा रुक्मिणी स्वर्ग के रंभा तुम्हें आंख मारेगी और तुम्हारे आंखों के सामने नाचेगी। बेशर्म इंदिरा भी क्या है, लज्जा से सिर झुकाएगी। तुम्हारे लिए जो पुरस्कार चाहिए वो मिल जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार या नोबेल पुरस्कार चाहिए तो मिल जाएगा। राजा, मंत्री, राष्ट्रपति, नेता, बंधु, करोड़पति, नेता, बंधु, दादा, संग सभी तुम्हारा गुणगान करेंगे, सभी तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। तुम किसी की भी
हत्या कर सकते हो। इस तरह से देखिए जो इसका सार है वो आगे इस प्रकार है कि किस तरह से वो पैसे के दम से सारे विश्व का भ्रमण करके आएगा। फिर क्या है वहां पर वो बताते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार कर दे, यानी जो भी रिश्वत लेते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं वो क्या है उसमें ना किसी में भेदभाव है, ना बड़े या छोटों का या अमीर या गरीब का, किसी का भी यहाँ पर क्या है अमीर गरीब छोटे बड़े जो भी हो इसके जाल में फंसे हुए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे जो इस तरह के काम करने वालों के आगे पीछे उर्वशी, यहाँ पर बहुत सारी राधा उर्वशी स्वर्ग की रंभा ये सारी इसके इर्द गिर्द घूमने लगेगी। सिर्फ ये क्या है जो गलत तरीके से पैसा कमाया था उसके अनुसार। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पुरस्कार चाहिए उसे भी खरीद सकते हो। फिर वो आगे जो कहते हैं कि ये यहाँ पर जो नेता बंधु हो करोड़पति हो कोई भी क्या है इसके जाल में फंसा हुआ है। फिर वो आगे कह रहे हैं कि फेंक सकते हो इसका किसी का सिंदूर मिटा सकते और रक्त की धाराएं बहा सकते हो, पर यह है विश्व तुम्हारी जय जयकार करेगा। तुम आलिशान मकानों में बहुत आराम से रहोगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। कुबेर के जैसे अपने साथियों के साथ घेरे रहते हैं और उनके साथ हर हर बाम के नारे पुकारते रहेंगे। इस जय के पुकारों में भ्रष्टाचार का मंत्र विजय की घोषणा करते हुए आराम से रहता है। फिर यहाँ पर वो बताते हैं कि जैसे कुबेर रहता है उस तरह से आराम से आलीशान मकानों में ऐसे जो भ्रष्टाचार करते हैं ऐसे लोग आराम से रहते हैं और इनके इर्द गिर्द जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं वो रहते हैं। वो आराम से जो गलत काम करके भी आराम से एक आलीशान मकान में रहता है। फिर वो कहते हैं कि उसी का नारा बुलंद रहता है, हमेशा उसके इर्द गिर्द जो क्या है साथी उसके घेरे में उसके साथियों के घेरे में रहता है और उसी का नारा बुलंद है और इस विजय की घोषणा करते हुए आराम से वो रहता है। ये क्या है दुनिया में किस प्रकार गलत काम करके पैसे कमाने वाले की जो वो क्या है उसकी जिंदगी किस तरह से आराम से गुजरती है, उसे कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता और किस तरह से समाज में हर एक वर्ग का इंसान छोटा हो या बड़ा हो सब लोग इसके जाल में फंसे हुए हैं सिर्फ क्या है पैसे के लिए। इसको बताते हुए जो सार इन्होंने यहाँ पर बताया है यानी इस कविता में बताया है इस सार को आपको लिखना है। पहले पूर्व पीठिका फिर सार और बाद में क्या है उपसंहार यानी कंक्लूजन जो है आपको लिखना है। भ्रष्टाचार हमारे देश को कलंकित कर रहा है, इसका निर्मूलन करना हमारा कर्तव्य है। ये जो उपसंहार मैंने लिखा है आपके अनुसार यहाँ पर आप उपसंहार लिखना। 3 तत्वों के आधार पर ही 10 अंक के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको लिखनी है। और एक प्रश्न यहाँ पर है ग्राम युवती कविता का सार लिखकर कवि का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप पूर्व पीठिका लिखेंगे, कवि का संक्षिप्त में जो है परिचय आप लिखेंगे, फिर ग्राम युवती जो कविता है उसके सार को आपको लिखना है। किस तरह से वो यौवन में रहती है, किस तरह से वो उसकी चाल थी, उसने किस तरह से अपने यौवन में किस तरह से वो काम करती थी, उसका शरीर के प्रत्येक अंग में कैसी सौंदर्यता थी, ये सारी बातों की जो कवि ने यहाँ पर क्या है चर्चा की है इस सार को आपको लिखनी है। उसके बाद आपको उपसंहार लिखना है। तो यहाँ पर ग्राम युवती के रूप लावण्य का क्या है यहाँ पर जिक्र किया गया है। उपसंहार में यौवन जो है वो सिर्फ एक सावन की तरह है और वो क्या है नदी में जो तिनका बहता रहता है इसी तरह वो तिनका कुछ देर खेलते हुए नदी से उसके बाद उसी में मिल जाता है, इसी तरह यौवन भी जाता रहता है। इस कविता से जो हमें पता चलता है वो उपसंहार आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे देखिए और एक प्रश्न है आपके लिए, कबीर दास के अपने दोहों में नीति के बारे में क्या कहा है? जो नीतिपूर्वक दोहे हैं
उसके बारे में क्या कहा है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर देखिए, पहले पूर्व पीठिका यानी कबीरदास जी का संक्षिप्त में परिचय लिखिए, फिर नीति पूर्वक जो दोहे, वो जो दोहों का भावार्थ है उसे बताते हुए जो नीति मिलती है उसके बारे में आपको लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, गुरु गोविंद दोहो खड़े, जो आपके लिए दोहा है, गुरु और भगवान एक ही साथ खड़े हैं, तो किस प्रकार क्या है शिष्य पहले गुरु का चरणों को छूकर उनसे क्या है, उनसे नमन करता है, यानी किस तरह से गुरु के चरणों को स्पर्श करते हुए नमन करेगा, क्योंकि वो जो ज्ञान है वो सारा गुरु ने दिया है और भगवान के रास्ते को भी गुरु ने ही क्या है दिखलाया है, उसका मार्गदर्शन किया है। इसलिए यहाँ पर गुरु के सम्मान के बारे में जो नीति मिलती है, ये दोहा जो है उसके बारे में आपको उसके भावार्थ को लिखना है। फिर और एक इनका दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोदे मुही, यानी यहाँ पर कुम्हार से माटी जो कहती है, तू क्या आज तू क्या है मुझे अपने पैरों तले कुचल रहा, आज तेरी बारी है तो मेरी एक बार बारी आएगी। जीवन क्या है, हमेशा रहने वाला नहीं है, जब तू भी मिट्टी में मिल जाएगा उस वक्त मेरी बारी है। ये जो नीति यहाँ से मिलती है क्या है, शाश्वत नहीं है। इसकी जो नीति मिलती है वो नीति को लिखते हुए, उस भावार्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी नीति को आपको लिखनी है। फिर देखिए, और एक दोहे में उन्होंने बताया कि प्रेम खेतो ना उपजो, यानी यहाँ पर प्रेम जो है खेत में नहीं, यानी खेत से उपजाया नहीं जा सकता, और ना ही ये हाटी में यानी बाजार में बिकता है, राजा हो या प्रजा हो। ये प्रेम तो मन की एक भावना है, इसे जबरदस्ती किसी पर नहीं आता। जो नीति प्रेम के बारे में जो नीति इन्होंने दी है, इसके बारे में भावार्थ लिखते हुए उसके नीति के बारे में भी आपको लिखनी है, अगर इस तरह का प्रश्न फिर से आए तो। ये 2019 में जो प्रश्न आया था उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। फिर और एक नीति है, यहाँ पर और एक नीति पूर्वक दोहा है। यहाँ देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, जो पीठ पीछे बोलने वाला है, निंदक है, उसे अपने पास रखिए, जो कबीरदास जी ने कहा है, हमेशा उसे अपने पास रखिए, क्योंकि वो बिना साबुन और पानी के हमारे स्वभाव को, हमारे अवगुणों को क्या है बताता है। जैसे कि एक कपड़ा मैला हो जाने पर उसे पानी और साबुन की आवश्यकता पड़ती है साफ करने के लिए, लेकिन निंदक हमारी जो क्या है गलत रास्ते पर, अगर हम गलत कर रहे हैं तो वो बताता है कि ये गलत है। इसीलिए ऐसे निंदक को अपने पास रखिए। इस तरह से जो नीति इन्होंने दी है, इस भावार्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी नीति को लिखना है। इस तरह से 4 दोहों का अगर आपने ठीक से उसका भावार्थ लिखकर नीति लिखेंगे तो पूरे 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। ये तो मैं बात कर रही थी जो कि 10 अंक के जो 3 प्रश्न पूछेंगे उसके लिए उत्तर कैसे लिखना है। आगे देखिए, टिप्पणी लिखने के लिए आपको देंगे, यहाँ पर किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखेंगे आपको, यानी किन्हीं 2 पर टिप्पणियां लिखिए, इस तरह से आपको दिया जाता है। और यहाँ पर भी 3 प्रश्न होंगे, सिर्फ आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, धन्य है लाल की माई की विशेषता, इस कविता की विशेषता क्या है? जो धन्य है लाल की माई, तो यहाँ पर जो विशेषता है उसको आपको लिखनी है। प्रस्तुत जो कविता है, ये जो प्रस्तुत कविता है, इसमें गुप्त जी ने महाकाव्य साकेत से लिया गया है, नहीं साकेत से लिया है। इसमें पितृवाक्य पालन के लिए सीता लक्ष्मण सहित राम वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। क्या विशेषता है कि यहाँ पर पिता के आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वो क्या है, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास निकलते हैं, ये इसकी विशेषता है। और देखिए, भरत तथा कैकेयी उनसे मिलने आते हैं। भरत तथा श्री राम के बीच के वार्तालाप से उन दोनों के बीच का भातृ प्रेम का परिचय मिलता है। फिर यहाँ पर भाइयों के प्रेम का जो परिचय मिलता है, ये भी इस कविता की विशेषता है, इस पर आपको लिखना है। तो राम कथाओं में दर्शित कलंकित और उपेक्षित नारी कैकेयी पात्र को गुप्त जी ने
उदात्त दर्शनी का प्रयास किया है। यही इस कविता की विशेषता है। क्या है, यहाँ पर एक, जैसे कि वो वापस जाती है अपने पुत्र राम को वापस लेकर आने के लिए, तो यहाँ पर कैकेयी के पात्र जो कलंकित है, यहाँ पर कैकेयी के पात्र को भी, जो कलंकित पात्र है उसको भी यहाँ पर क्या है, माता के मन की दशा को और किस तरह से वो प्रायश्चित करती है, इस सारी बातों को जो इन्होंने लिखा है, ये भी इस कविता की विशेषता है। फिर आगे का प्रश्न देखिए, यहाँ पर बीती विभावरी जागरी कविता का संदेश, इस कविता से क्या संदेश मिलता है, यह टिप्पणी में पूछा गया है। तो इस कविता से बीती विभावरी जागरी कविता के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत और मानवीय संस्कृति को जागृत होने का संदेश दिया है। इन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है और यहाँ पर प्रांत काल उषा बेला पर जब सूर्योदय होता है, धीरे धीरे आसमान में प्रकाश की ललिमा फैलती जाती है और उसके साथ साथ तारे उस उजाले में डूब जाते हैं। वह दृश्य को कवि ने कहा है कि अब विभावरी यानी रात्रि को कहते हैं। विभावरी क्या है, रात्रि को कहते हैं। रात बीत चुकी है, यानी कि अब रात बीत चुकी है। अब मानव समाज को भी जागरूक होने का संदेश दिया है और कहते हैं कि जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति और विकास आरंभ हो चुका है। एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है। भारतवासियों को भी आलस्य और प्रमाद त्याग कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा जिस प्रकार तारे एक एक करके डूबते रहते हैं, उसी प्रकार ये मानवीय सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। अतः हमें जानकर जागरूक होना, अपनी पृथ्वी, अपने मानव समाज, इन सबको बचाना होगा। जो इस कविता से संदेश मिल रहा है, जैसे कि रात्रि बीत चुकी है और क्या है, इसी तरह भारतीय भी क्या है, जो अभी तक हमारा देश प्रगति नहीं किया है, यानी अभी वो आलस्य से पड़े हुए भारतीयों को जागरूक करते हुए कह रहे हैं कि रात्रि बीत चुकी है। अब क्या है, अपने आलस्य को छोड़कर आगे क्या है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए क्या है, यहाँ पर जागरूक आलस्य को त्याग कर जो है देश की प्रगति के लिए आगे बढ़िए और प्रगति के लिए पुराने ओझेपन जो है उसको त्याग कर आगे बढ़ने की और प्रगति पथ को, यानी देश को प्रगति करने के विचार से जो इन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाते हुए जो यहाँ पर क्या है वे संदेश देते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और आगे का प्रश्न देखिए, आपके इस मौसम में प्रकृति चित्रण, किस तरह से प्रकृति का चित्रण इन्होंने आपके मौसम में बताया है, उसको आपको उस पर टिप्पणी लिखनी है। जैसे कि इस कविता में वो कहते हैं, नागार्जुन जी कहते हैं, जो यानी खेत खलियानों में जो पले हुए नागार्जुन जी, इनका इस कविता में वो प्रकृति को इस तरह से क्या है, प्रकृति का इस तरह से चित्रण किया, जैसे कि खेतों में बोए गए बीज छोटे छोटे अंकुरों के रूप में फूट पड़ते, अलसी और टेसू खिल रहे, उनके खेत ऐसे लगते हैं मानो चारों तरफ अग्नि की लपटें फैली हो। अलसी के खेतों से तेलिया सुगंध विकीर्ण हो रही है, अमराइयों में आम बोरा गया है, लू और सूर्य निष्ठुर है, जो क्रमशः केले के पत्ते को दरकते और तेजाब सी जल देने वाली गर्मी बिखरते। कोयल अपनी काले वर्णों के अनुरूप ही ईर्ष्या द्वेष वाली, उसके लिए प्रयुक्त विशेषण कलमुही सार्थक। कलियां अत्यंत सहज और निश्चल है, भाषा सहज सरल है। इस तरह नागार्जुन जी ने प्रस्तुत कविता में गांव के खेतों और अमराई और
परिवेश का सुंदर चित्रण किया, जो कि यहाँ पर जो प्रकृति का जो चित्रण इन्होंने किया है उसको यहाँ पर आपको टिप्पणी में यानी 2019 में जो प्रश्न पूछा गया था उसके तहत इस तरह से उत्तर लिखना है। अब आगे का जो प्रश्न है, पहले आपको यहाँ पर 6 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ आपको 3 के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर देखिए 6 जो आपके लिए पद्यांश हैं, इनमें से 3 जब आप लिखेंगे तो 15 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर क्या है, हर एक के लिए 5 अंक निर्धारित है। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इस दोहे का भावार्थ इस तरह से, गुरु गोविंद दो खड़े, जो कबीरदास जी का दोहा है। तो आपको प्रसंग लिखना है, जैसे सेकेंड पीयूसी में आपने क्या है जो भाव स्पष्ट करते हुए आपने लिखा था, इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना है। जैसे कि पहले प्रसंग में ये पहले इस दोहे को पहचानना है कि ये किसने लिखा है। तो ये दोहा साकी से लिया गया है, इसको कबीरदास जी ने लिखा है। तो आप इसको प्रसंग में लिखेंगे, फिर भाव स्पष्ट करेंगे, यानी ये जो दोहा है उसके भाव को स्पष्ट करना है। जैसे कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, पहले मैं गुरु के पैर छूकर उनको, गुरु के पैरों को छूकर नमन करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही भगवान के रास्ते को बताया है, ज्ञान को दिया है। इस तरह से जो गुरु की महिमा और उसके गुरु के महिमा के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उसको आपको उस भाव को स्पष्ट करते हुए लिखना है। तो यहाँ पर इसके बाद विशेषता लिखनी है। इस दोहे की विशेषता क्या है, गुरु के जो महिमा है यही इस दोहे की विशेषता है। इस तरह से आप पहले प्रसंग और भाव स्पष्ट और विशेषता, इन तीनों ही भागों में ही आपको इस दोहे का जो है भावार्थ लिखना है। आगे का दोहा देखिए यहाँ पर, जपमाला छापे तिलक, ये बिहारी का दोहा है, इसको बिहारी लाल ने लिखा है। और इसमें भी यहाँ पर प्रसंग वहीं बिहारी के दोहे से लिया गया है, बिहारी लाल ने इसको लिखा है। इस तरह से प्रसंग में आप लिखेंगे, फिर इस दोहे का भाव स्पष्टीकरण करेंगे, फिर इस दोहे की विशेषता। इस दोहे की विशेषता है कि आडंबर या दिखावे की भक्ति क्या है, भगवान कभी उससे अपनाते नहीं, यानी भगवान दिखावे की भक्ति को क्या है, अपनाते नहीं है, यानी दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। सच्चे मन से जो भक्ति करता है वही भक्ति भगवान को अर्पण होती है। इस दोहे की विशेषता है। तो आगे देखिए, गए लौटे भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे। ये दोहा यशोधरा से लिया गया, मैथिली शरण गुप्त जी ने इसे लिखा है, और इसे आप प्रसंग में लिखेंगे, फिर इस भाव को यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। जबकि सिद्धार्थ बिना बोले यशोधरा को सिद्धि प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं, तब सखी से अपने मन की व्यथा को बताते हुए जो यहाँ पर वो बताती है कि हाँ, पहले तो अपने पति से वो क्या है कुछ रूठ जाती है, कुछ अपने दुख को प्रकट करती है, मुझे पूरी तरह से वो पहचानते हैं, फिर भी मुझे बिना बताए चले गए। ये दुख को प्रकट करते हुए जब फिर वो प्रार्थना करते हैं, फिर वो जब वो लौटेंगे, यानी सिद्धार्थ जब लौटेंगे, तो क्या मैं उनका हंसते हंसते या रोते रोते स्वागत करूंगी, इस तरह से जब कहती है, उस संदर्भ में इस पद्यांश यहाँ पर आया है। किस तरह से मेरे प्राण उन्हें पावेंगे, कैसे पाएंगे, रोते रोते या हंसते हंसते उनका स्वागत करूंगी, उस संदर्भ में जो ये आया है, इसका भाव स्पष्ट करते हुए फिर उसकी विशेषता के बारे में आपको लिखनी है। इसकी विशेषता यही है कि यशोधरा की मनोव्यथा यहाँ पर बताई गई है। फिर आगे का और एक यहाँ पर पद्यांश है, जैसे कि वह रजपति सर्प डगर पर, ये जो है ग्राम्यवती से लिया गया है इस पद्य को। तो इसको यहाँ पर प्रसंग में आप लिखेंगे, फिर इसका भाव स्पष्ट करेंगे, फिर यहाँ पर विशेषता में आपको यहाँ पर ग्राम्यवती के यौवन का जो यहाँ पर यौवन के बारे में जो दर्शाया गया है वही इसकी विशेषता है। तो आगे का और एक पद्य आपके लिए पद्यांश इस तरह से है, ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। ये जो मंदिर का दीप है ये कविता से लिया गया है, प्रसंग में आपको यही लिखना है। फिर यहाँ पर इस भाव को यहाँ आपको
स्पष्ट करनी चाहिए और विशेषता इसकी आपको लिखनी है। आगे देखिए और एक प्रश्न है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, जो ये पद्यांश यहां से लिया गया है अकाल, और उसके बाद जो कविता है उससे लिया गया है। यहाँ पर फिर इसका आपको भाव स्पष्टीकरण करनी है, फिर इसके बारे में आपको विशेषता यानी अकाल का जो वर्णन और अकाल जाने के बाद किस तरह से मनुष्य हर्षित हो गया था, यानी बहुत खुशी, वहां के प्राणी और पक्षी और मनुष्य भी बहुत उसकी कहे जो हर्षित, जो खुश हो गया था, उसका वर्णन हुआ है। अकाल और अकाल के बाद जो वहां की दशा थी उसका वर्णन जो हुआ है, यही इसकी विशेषता है, तो आपको यहाँ पर लिखनी है। आगे देखिए, इसके बाद यहां तक आपको 45 मार्क्स के लिए जो प्रश्न पूछते हैं काव्य गंगा से, पहले 10 अंक के लिए 3 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। फिर आपको 3 प्रश्न आपको पूछेंगे, उसमें से 2 की आपको टिप्पणी लिखनी है। फिर आपको 6 पद्यांश दिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ आपको 3 के उत्तर लिखनी है। इसके बाद आपको यानी काव्य गंगा के प्रश्न इतने ही आते हैं। इसके बाद आपको जो है पार्ट डी से अनुवाद जो है इसके संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 35 मार्क्स के लिए नहीं 35 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए, अनुवाद की विभिन्न परिभाषाओं पर प्रकाश डालिए, और ऑप्शन रहेगा आपको इसमें। और एक प्रश्न पूछा गया है, अनुवाद कला है या विज्ञान, इन दोनों में से एक प्रश्न को चयन करते हुए आपको लिखना है। तो इस कोई भी एक प्रश्न लिखने से आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा, उसके लिए 10 अंक आपके लिए निर्धारित 10 अंक है। तो लिखना आपको इस प्रकार है। अगर अनुवाद की परिभाषा देते हुए यानी अनुवाद का अर्थ समझाते हुए उसकी परिभाषा के बारे में लिखिए, तो यहाँ पर देखिए पहले आप पूर्व पीठिका अनुवाद का अर्थ आप लिखेंगे, फिर अनुवाद की यानी विभिन्न परिभाषाएं लिखेंगे, जैसे कि पाश्चात्य विद्वानों ने अनुवाद के बारे में क्या कहा है, फिर भारतीय विद्वानों ने क्या कहा, फिर उपसंहार यानी कंक्लूजन, इस तरह से लिखेंगे आपको, तो पूरे 10 अंक यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अथवा और एक अनुवाद कला है या विज्ञान, उसके लिए आपको अनुवाद कला है ये उसके बारे में लिखना है, अनुवाद विज्ञान भी है इसके बारे में लिखते हुए अंत में उपसंहार आपको, निष्कर्ष या उपसंहार आपको लिखना है। तो आगे का प्रश्न देखिए, आधुनिक जगत में अनुवाद का क्या महत्व है, चर्चा कीजिए। ये एक प्रश्न है, इसके साथ और एक प्रश्न दिया जाता है, इन दोनों में से एक का आपको चयन करते हुए आपको लिखना है। तो ये प्रश्न के लिए आपको लिखना है पहले पूर्व पीठिका यानी आधुनिक जगत में अनुवाद का महत्व जो है उसकी पूर्व पीठिका, और आधुनिक जगत में अनुवाद का महत्व जो है उसके बारे में लिखते हुए उपसंहार आपको लिखनी है। और इस प्रश्न के साथ और एक प्रश्न यानी उसे तो आप लिखेंगे या तो इसे, यहां पर हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहां पर कुछ अंग्रेजी में एक पैराग्राफ दिया गया है, टाइम इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो यहां पर आपको दिया गया है, जो यहां पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसका अनुवाद आपको हिंदी में करनी है, या तो वो प्रश्न या तो ये प्रश्न। तो आपके लिए 10-10 अंक के 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। फिर क्या है, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में जो प्रश्न है 15 अंक के लिए पूछे जाते हैं, जो 2019 में पूछे गए थे उस प्रश्न के तहत मैंने यहाँ पर प्रश्न के उत्तर यहाँ पर मैंने लिखा है। देखिए 2019 में जो 15 प्रश्न पूछे गए थे उसके उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा गया है, अनुवाद का दूसरा नाम क्या है, तो भाषांतर। ट्रांसलेशन का हिंदी पर्यायी शब्द क्या है, तो अनुवाद। वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद की मुख्य समस्या क्या है, तो वो पारिभाषिक शब्दों की होती है, यह मुख्य समस्या। फिर मूल भाषा का दूसरा नाम क्या है, तो स्रोत भाषा। और अनुवाद के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम लिखिए, तो पहला प्रकार है विषय वस्तु के आधार पर और
प्रकृति के आधार पर। और यहाँ पर देखिए शब्द अनुवाद का अंग्रेजी पर्यायी शब्द क्या है, तो लिटरल ट्रांसलेशन। अनुवाद में अनु क्या है, उपसर्ग, और मूल की छाया लेकर चलने वाले अनुवाद को डैश कहते हैं, तो छाया अनुवाद। अनुवाद को अरबी भाषा में क्या कहते हैं, तर्जुमा। कला सुजना है तो अनुवाद डैश है, पुनः सुजना है। और जो वो 10 प्रश्न इस तरह से आए थे, अभी यहाँ पर आपको अंग्रेजी में 5 यहाँ पर शब्द दिए जाएंगे, उसे हिंदी में आपको क्या है, अनुवाद करना है। जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, कैश नकद पैसा रोकड़ा, बिल विधेयक, और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड सख्त मनाही या सर्वथा निषेध, और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। इस तरह से 5 शब्द आपको दिए जाएंगे, आप हिंदी में उसे ट्रांसलेट करना है। तो आपका कुल प्रश्न पत्र 80 अंक के लिए है, काव्य गंगा से 45 अंक के लिए और अनुवाद से 35 अंक के लिए। आज मैंने 2019 जो आपका प्रश्न पत्र था उसके बारे में, उसके उत्तर कैसे लिखना है इसके बारे में बताया है। इसी तरह आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी जो भी प्रश्न हो, इसी के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। धन्यवाद।